सावरकर जी के जीवन को हम जब देखते हैं तो सावरकर जी के जीवन को हम तीन अंगों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट इज हिज रेवोल्यूशनरी लाइफ। उस रेवोल्यूशनरी लाइफ को हम कह सकते हैं कि वो 1921 तक का उनका जो जीवन है, 1921 में वो अंडमान जेल से बाहर आए थे, तब तक का जीवन है। उस तक के जीवन को हम उनके रेवोल्यूशनरी जीवन में रख सकते हैं, उनके क्रांतिकारी जीवन का अंग हम कह सकते हैं। वैसे तो वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को लेकर उनका आकर्षण रहा है। ही वॉज फैसिनेटेड अबाउट हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशंस सिंस हिज चाइल्डहुड। एंड एट द एज ऑफ ही वॉज जस्ट 3 years old, वो 3 साल के थे जब उन्होंने द ग्लोरियस कल्चर ऑफ हिंदुइज्म नाम का एक जो कॉलम है, नासिक में एक न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था, उसमें उन्होंने लिखा था। और वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में वो नासिक वैभव नाम के उस जो न्यूज़पेपर में है उनका जो लेख है वो प्रकाशित हो चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि बचपन से ही वो मेधावी थे। ही वॉज inclined towards intellectual activities। उनके बारे में एक अविनाश धर्माधिकारी जी महाराष्ट्र के बड़े विचारक है, उनका सावरकर जी पर अच्छा अध्ययन है। उन्होंने कहा है कि कुछ उम्र के 7वीं कक्षा में थे तो भाषण प्रतियोगिता थी, द ओरेटरी कॉम्पिटिशन। तो उसमें उन्होंने मतलब वो 7वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों के लिए वो भाषण स्पर्धा थी, भाषण प्रतियोगिता थी, और सभी लोगों के भाषण हुए और सावरकर जी ने एक बहुत ही अच्छा, ओजस्वी और प्रतिभाशाली भाषण किया उसमें। लेकिन वहां के जो परीक्षक थे, अब उनकी कल्पना से परे था कि एक छोटा सा लड़का जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है इतना डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे भाषण कर सकता है और इतनी प्रतिभा के साथ कैसे भाषण कर सकता है। उनको लगा कि उन्होंने ये भाषण पाठांतर किया है, उसका पाठांतर करके ये भाषण यहाँ पर वो बोल रहे हैं। जब वो प्रतियोगिता खत्म हो गई और जब बख्शिश वितरण का समारोह हुआ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस में इनका नाम था ही नहीं। तो सावरकर जी लेकिन वो पहले से स्वाभिमानी थे और उनको पूरा विश्वास था कि हमने जो कहा है, हमने जो भी भाषण किया है वो सबसे अच्छा भाषण था। जब उनको कोई पारितोषिक नहीं मिला, उनको बख्शिश नहीं मिला, तो वो वहां पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने इतना अच्छा भाषण किया है, कैसे मुझे बख्शिश नहीं मिला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी में कैसे बख्शिश नहीं मिला। तो सावरकर वो जो वहां के परीक्षक थे, जो इन्विजिलेटर्स या फिर एग्जामिनर्स जो भी थे, जजेस थे, उनका ये कहना पड़ा कि ये भाषण स्पर्धा है, ये पाठांतर की कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपने जिस प्रकार से, आपकी उम्र के हिसाब से आपने जिस प्रकार से भाषण किया है वो भाषण आपका नहीं है, आपने वो पाठांतर किया है। तो सावरकर जी बिल्कुल तड़क फड़क थे, उन्होंने कह दिया कि देखिए ये भाषण मैंने पाठांतर नहीं किया था, ये मेरे विचार है, मैंने खुद ये भाषण तैयार किया था। अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो आप मुझे कोई भी एक दूसरा विषय दे दीजिएगा और मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, मैं प्रिपेयर करता हूं और उसी प्रकार का भाषण करता हूं। तो वही हुआ, उनको टॉपिक दिया गया, उन्होंने 5 मिनट में तैयारी की और उससे भी अच्छा भाषण किया। तो बाकी जो वहां के जो परीक्षक थे उनको लगा कि सच में हमने गलती की है, लेकिन हुआ यूं के पहले ही बख्शिश तो अभी उन्होंने जाहिर कर दिए है, घोषित कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कर दिया है, लेकिन परीक्षकों की ओर से एक स्पेशल प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज से भी ऊपर वाला प्राइज है, वो हम तुमको देते हैं। सावरकर जी ने कहा कि आप मेरी प्रतिभा को समझने में कम पड़े, इसलिए आप लोगों से मुझे वो बख्शिश भी नहीं चाहिए, और वो करके वहां से चले गए। तो पहले से ही एक प्रकार की जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जिसे कहते हैं, क्रांतिकारी होने का जो चैतन्य उनमें था, तो वो चलता रहा। अब देखिएगा कि वे फिर बाद में उनकी जो भी उस समय का जो इंटरमीडिएट स्कूल होने के बाद जो कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए जो भी जिस प्रकार की भी व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 1902 में वे
फर्ग्यूसन कॉलेज, जहां पर मैंने भी पढ़ाई की है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। और देखिए, बचपन में भी वो फर्ग्यूसन कॉलेज में आने के पहले भी वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जब नासिक में उनका जन्म भगूर नाम के गांव में हुआ था, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर भी अपने उम्र के बच्चों को लेकर के उन्होंने मित्र मेला, मराठी में उसको मित्र मेला कहते हैं, मित्र मेला नाम के संगठन की शुरुआत उन्होंने की थी। तो वहां पर भी इन बच्चों को साथ में आकर के कैसे मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, कैसे ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया, इस पर वो विचार विमर्श करवाते थे बच्चों को लेकर। और भारत को स्वतंत्रता करने के लिए, भारत को ब्रिटिशों को भगा करके अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत छोटी उम्र में ही वो अपने दोस्तों को लेकर उस पर वो विमर्श करते रहते थे। लेकिन 1902 में जब वो फर्ग्यूसन कॉलेज में आ गए, अब हम उनके रेवोल्यूशनरी लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि उनका जो फर्स्ट फेज है उनके लाइफ का, 1902 से लेकर के 1921 तक का जो समय है, उसको हम रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ हिज लाइफ कह रहे हैं। तो वो रेवोल्यूशनरी फेज में एक फर्ग्यूसन कॉलेज में 1902 में आते हैं। और 1902 से ही उन्होंने अनेक प्रकार के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत जो है वो फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने की है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में 1902 में उन्होंने दुर्लभम भारतीय जन नाम का एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस भूमि पर जन्म लेने का मौका मिला है। और मैं, मेरे जो इस जन्म मरण का जो चक्कर है, हमने हिंदू सभ्यता में ये जो कहते हैं कि जो हमारा संचित प्रारब्ध है, जब तक हमको वो संचित प्रारब्ध के हिसाब से हमको जन्म अनेक प्रकार की योनियों में मिलता रहेगा, अनेक प्रकार के प्राणियों में मिलता रहेगा। वो कह रहे हैं लेकिन कि जब तक मुझे मानव जीवन प्राप्त हो, वो इसी भूमि पर मेरा वो मानव जीवन प्राप्त हो, और हर जीवन में मैं मेरा जीवन मेरी मातृभू की सेवा में ही समर्पित करूंगा, उसको मैं पूरी तरह से खफा दूंगा। ये वो 1902 में, वो तकरीबन कुछ 19 साल के तब रहे होंगे, तब वो लिख रहे हैं। अब 1905 और इस दौरान में तिलक जी भी महाराष्ट्र में जो है, तिलक जी ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत की थी। तिलक जी केसरी, ये जो उनका केसरी और मराठा, इस प्रकार के जो वृत्तपत्र वो जो प्रकाशित कर रहे थे, उनके माध्यम से भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वो एक नया आयाम प्रदान कर रहे थे। तब तक के एक सिर्फ एप्लीकेशंस लिखना और ब्रिटिशों को रिक्वेस्ट करना कि हमको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। तो हमने कहा कि उसी दौरान जब तिलक जी के आगमन के बाद, तिलक हम जो कहते हैं कि लाल बाल पाल, जो गरम दल जिसे कहते हैं, तो तिलक जी एक प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर उस समय हुआ करते थे। और उन्होंने केसरी, मराठा और अनेक प्रकार के माध्यमों से उन्होंने महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की, महाराष्ट्र में उन्होंने शिव जयंती उत्सव की शुरुआत की। तो उनको इस प्रकार के सार्वजनिक उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास भी तिलक जी कर रहे थे। और तिलक जी ने वो 4 फोल्ड प्रोग्राम, जो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इस प्रकार के जो चतुसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्होंने की थी। तो तिलक जी से ही प्रेरणा लेकर 1905 में उन्होंने पूना में विदेशी कपड़ों की जो होली जो है, विदेशी कपड़ों को उन्होंने जलाया था। ये सारे एक्टिविटीज वो कर रहे थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में जब थे तब उन्होंने अभिनव भारत नाम के रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। और वो अभिनव भारत के माध्यम से वो अपने जो दोस्त है, उन्हीं के उम्र के जो भी छात्र रहे हैं, उनको साथ में लेकर के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, रेवोल्यूशनरी वो जो, या फिर रेवोल्यूशनरी मीन्स के जरिए कैसे ब्रिटिश शासन को यहां से हटाया जाए, इस पर वो विचार विमर्श करते थे। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में उनकी इस सारी एक्टिविटीज को देखते हुए उनको लगा कि ये तो खतरनाक साबित हो सकता है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज से उनको हटाया गया 1905 में। लेकिन एक शर्त, लेकिन उनको फाइनल एग्जाम जो है वो लिखने के लिए उनको अनुमति दे दी गई। ही वॉज अलाउड टू राइट हिज फाइनल एग्जाम्स। तो ही रोट हिज फाइनल एग्जाम्स एंड केम आउट विद
डिस्टिंक्शन, गुड मार्क्स। एंड फिर बाद में तिलक जी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1906 में वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन में चले जाते हैं 1906 में। और वो वहां पर इंडिया हाउस नाम का जो एक श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो थे, वो भारतीय मूल वंश के एक, he was a lawyer of Indian origin. He had established his practice in law in London, and he had started India House in London. And in that, he would give scholarships to students coming from India, and he would inspire them to do something for the nation through various means for India's freedom struggle. So, on the recommendation of Bal Gangadhar Tilak ji, he got admission in London to study his law. अब वहां पर लंदन में जाने के बाद भी, इवन व्हेन ही गोज टू लंदन टू स्टडी हिज लॉ, ही डजंट इंटेंड टू जस्ट फोकस ऑन हिज स्टडीज. He is very much inspired by the revolutionary activities and he is haunted with the thought of throwing British out of India. तो वहां पर जाने के बाद भी उन्होंने वहां की एक्टिविटीज, उन्होंने इंडिया हाउस को एक प्रकार से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का अड्डा बनाया. उन्होंने वहां पर भी जाकर फ्री इंडिया सोसाइटी नाम के संगठन की उन्होंने शुरुआत की. देखो अभी तक उन्होंने तीन संगठनों की बात हमने की है. बचपन में उन्होंने मित्र मेरा नाम के संगठन की शुरुआत की. जब फर्ग्यूसन कॉलेज में आते हैं तो वे अभिनव भारत की शुरुआत करते हैं, और लंदन में जाते हैं तो फ्री इंडिया सोसाइटी नाम के संगठन की उन्होंने शुरुआत की. ये उनका रेवोल्यूशनरी स्पिरिट हमेशा बना रहा है. और वहां पर जाने के बाद वो शांत नहीं बैठते हैं. वहां पर भी जाने के बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो स्पीकर हुआ करते थे, वहां के स्पीकर को लिखते हैं कि जब भी भारतीय मुद्दों पर आपकी पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होगा, तब मुझे पार्लियामेंट में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए. वो वहां पर लिखते हैं. अब उन्होंने वहां पर फ्री इंडिया सोसाइटी के माध्यम से और अनेक प्रकार की चर्चा समूह के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए वहां पर एक प्रकार से समूह बनाना, ग्रुप्स बनाना, ग्रुप फॉर्मेशन की एक्टिविटीज की शुरुआत की थी. इसी के साथ में वो सिर्फ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या मूवमेंट या आंदोलन यहां तक ही वो सीमित नहीं है, वो स्कॉलरशिप को लेकर भी आगे चल रहे हैं. उन्होंने इसी समय में इटालियन जो पैट्रियट है, इटालियन देशभक्त जोसेफ माज़िनी, एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सारा जीवन इटली के राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में सारा जीवन खपा दिया. तो उनके जीवन पर, उनकी जो आत्मचरित्र उनका है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी को ही ट्रांसलेट्स दैट ऑटोबायोग्राफी इनटू मराठी. ही रोट दैट इन मराठी. एंड उसी दौरान ही राइट्स a book on India's first struggle for independence 1857. 1857 में जो भी स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर जो भी लड़ाई हुई थी, ब्रिटिशों ने उसको सिपोई म्यूटिनी या फिर रिबेलियन, इस प्रकार की बातें कही. सावरकर जी मानते थे कि वो सिर्फ सिपोई म्यूटिनी नहीं थी, वो सिर्फ रिबेलियन नहीं था, वो भारतीय लोगों के स्वतंत्रता को लेकर के वो एक आंदोलन था. भारतीय लोगों की वो महत्वाकांक्षा है कि वो ब्रिटिशों को यहां से हटा दे और वो स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता पाले और अपना राज्य वो वहां पर वापस ले आए. तो इस प्रकार का लेखन वो कह रहे हैं. अब जब ये किताब वहां पर आने लगी तो ब्रिटिशों को पता चला. अब जब उसकी प्रत उनके हाथ में जब लगी तो उसके पब्लिकेशन को लेकर के उन्होंने, ब्रिटिशों ने वहां पर उसको बैन कर दिया. तो द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक, which was written on the incidents that took place in the year 1857. The name of that book, उस किताब का नाम है India Struggle for Independence, 1857. इस किताब का नाम है. उस किताब को वहां से उस किताब के पब्लिकेशन को लेकर के वहां पर बैन होता है. लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनकी बात अभी हमने की है, इंडिया हाउस की जिन्होंने स्थापना की थी और भारत से आने वाले बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था की थी वहां पर, और वो स्कॉलरशिप भी दिया करते थे. उन्हीं की सहकारी हुआ करती थी मैडम भिकाजी कामा. तो वो फ्रांस में रहती थी. तो उन्होंने उस किताब का पेरिस, फ्रांस, नेदरलैंड्स और जर्मनी में इस किताब का प्रकाशन किया और उस किताब को किसी ना किसी माध्यम से भारत में भेजने की व्यवस्था की. लाहौर में तब सरदार भगत सिंह जी
थे, तो उनके हाथ में भी ये किताब प्रकाशित हुई। तो उस किताब की जो कॉपियां है उन्होंने बना करके उसका रिपब्लिकेशन करके अपने जितने भी रेवोल्यूशनरी साथी है उन रेवोल्यूशनरी साथियों में उसको बांटा। ये जो अक्सर हमको ये बताया गया है कि सावरकर जी और भगत सिंह जी की तुलना नहीं हो सकती है। भगत सिंह जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सावरकर जी का जब फोटो साथ में लगाया गया था, वो स्टैचू साथ में लगाया गया था, उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। मुझे लगता है कि इन सारे क्रांतिकारियों में एक प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक दूसरे को लेकर के एक रिस्पेक्ट भी था। सावरकर जी जब वहां पर थे लंदन में, जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने मराठा लोगों के हिस्ट्री के बारे में भी लिखा, सिखों की हिस्ट्री पर भी उन्होंने लिखा। तो ये सारे एक्टिविटीज वो कर रहे थे। अब इसी के साथ में वो एक प्रकार से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए उनके संपर्क में जो भी आ रहा था, और भारत में भी अनेक लेखों के जरिए, किताबों के जरिए वो अपने सहकारियों को या उन्हीं के उम्र के जो भी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित जो भी युवा लोग थे उनको प्रेरित भी कर रहे थे। तो लंदन में मदनलाल धिंगरा, उन्होंने 13 अप्रैल 1910, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1910 को उन्होंने विलियम कर्जन वायली नाम का जो ब्रिटिश अधिकारी था, जो भारत में था, उसने बहुत जुल्म ढाए थे भारतीय लोगों पर। तो मदनलाल धिंगरा ने सावरकर जी के विचारों से ही प्रेरणा लेकर के कर्जन वायली की हत्या कर दी थी लंदन में। अब उसी दौरान 21 दिसंबर 1909 में देखो कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि फर्स्ट ऑफ नहीं, मैंने शायद वो गलत आपको डेट बताई है। विलियम कर्जन वायली को मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 में उनको मारा था। और अनंत कानेरे ने नासिक के जो कलेक्टर थे, उन्होंने वहां पर किस प्रकार से भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने की जो प्रक्रिया शुरुआत की थी, उनकी हत्या जो है 21 दिसंबर 1909 में, तो वो जुलाई है, उसके बाद में ये दिसंबर में इस प्रकार से उनकी हत्याएं होती है। तो इन हत्याओं के लिए सावरकर जी का जो लेखन है, सावरकर जी के जो विचार है, या फिर लंदन में जो भी एक्टिविटीज है, इन सब चीजों को जिम्मेदार माना जाता है और सावरकर जी पर एक अभियोग चलाया जाता है। ही वॉज परसिक्यूटेड इन टू ब्रिटेन इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट्स। तो उसके बाद में उनको जब अब उनको अरेस्ट होना है, अब देखो जब अरेस्ट होना है तब भी सावरकर जी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। अब उनकी एक बहुत ही फेमस कविता है, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताई होगी, कि ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मरला। वे सागर किनारे, लंदन मतलब इंग्लैंड में सागर किनारे पर खड़े हैं, और अभी उनको 1910 के दौरान का ये समय है जब उनको अरेस्ट होना है। तब वो ये कल्पना करके कि अभी उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनकी मातृभूमि को, भारत में उनको नहीं आने का मौका मिलेगा, इस बात को लेकर के वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। ही इज वेरी एजिटेटेड विद दैट थॉट। और वो सागर किनारे वो कल्पना करते हैं कि मैं मातृभूमि के बिना किस प्रकार से मैं उसके दर्शन से कितना वंचित हो चुका हूं। इस कल्पना को लेकर के ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मरला, हे सागर मुझे मेरी मातृभूमि की ओर ले चल, वो मेरी माँ है, उसके बिना मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ, मेरे प्राण जो है वो व्याकुल हो चुके हैं। उस कविता में उन्होंने यह भी कहा है कि तुमने ये कहा था कि हम बाहर देश जाएंगे, मतलब वो सागर से एक प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। ही इज कॉन्वर्सिंग विद द सी एंड ही इज सेइंग दैट यू टोल्ड मी दैट लेट्स गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेट्स सी द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर, कल्चर एंड सो मेनी थिंग्स, बट यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे फंसाया। तुमने मुझे ये कहकर कि चलो सृष्टि की विविधता को बाहर जाकर देखते हैं, मैं तुम्हारे इस वचन को लेकर के मैं उस पर मैंने विश्वास रखा, मैं तुम्हारे साथ चल दिया, लेकिन अभी तुमने मुझे फंसाया है। मैं यहाँ से मेरी मातृभूमि की ओर नहीं जा रहा हूँ।
और उस कविता में उन्होंने ये भी कहा है, अगस्त्य ऋषि के बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जो हमारी पौराणिक कथा है उसमें देव और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो राक्षस जो है देवों पर भारी पड़ते थे, और फिर बाद में वो जाकर के जब भी देव उन पर भारी पड़ना शुरू हो जाता था, गॉड बिकेम डोमिनेंट ओवर देम, तो वो सागर के तल में जाकर के छुप जाते थे, टू द बॉटम ऑफ द सी। अब जिसके कारण क्या होता था कि इन देवों को उनका पराजय करना असंभव हो रहा था। तो वो अगस्त्य ऋषि के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए इस प्रकार से हालतें हैं, इन राक्षसों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, वो हम पर आक्रमण करते हैं, हमारा हमको अनेक प्रकार से सताते हैं। तो अगर पौराणिक कथा में ये लिखा गया है कि अगस्त्य ऋषि वो सातों के सात समुद्रों को अपने पाम अपने हाथों पर लेकर के उसका सारा पानी पी जाते हैं, और फिर बाद में देव और दानवों के वो फाइनल बैटल में दानव जो है, राक्षस जो है, उनकी पराजय होती है और देवों की विजय होती है। तो वो कहते हैं सावरकर जी कि तुमने मुझे फंसाया यहाँ अभी मेरी मातृभूमि, लेकिन ये जो तुमने मेरी द वे यू हैव डिसीव्ड मी, जिस प्रकार से तुमने मुझे फंसाया है, अब मेरी मातृभूमि कोई अबला नहीं रह चुकी है, वो भी तुम्हारी कंप्लेन करेंगी। वो जाएंगी अगस्त्य ऋषि को बताएंगी कि तुमने किस प्रकार से मुझे फंसाया है। तो अगस्त्य ऋषि क्या करेंगे कि तुम्हारे सागर का सारा पानी पी जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूं, मैं बहुत तुमको चेतावनी दे रहा हूं कि अगस्त्य ऋषि को जाकर मेरी माँ मेरी मातृभूमि कह देगी और वो सारा पानी पी जाएगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। देखिएगा कि उनकी कल्पना, द इमेजिनेशन एंड लव फॉर हिज मदरलैंड, वो वहां से वो प्रतीत होती है। उसी के साथ में उन्होंने अपनी मातृ समान उनकी जो भाभी थी, हमने कहा है उनकी माता जब 9 साल के थे वो तब चली गई थी, उनके पिता जो है वो उसके 7 साल बाद में चले गए थे। तो उनका लालन पालन पोषण प्रेम सभी चीजें जो है उनके बड़े भाई और उनकी भाभी जी जो है, जिनको येशु वही मतलब भाभी वो कहते थे, इन्होंने ही किया था। तो अपनी भाभी को वो ब्रिक्सटन के जेल में जब उन्हें रखा गया था, तब वो भाभी को जो है वो एक लेटर लिखते हैं। लेटर क्या है, तो वो कविता ही है। उस कविता में उन्होंने कहा है कि भाभी जी देखिए कि मैंने मेरा सारा जीवन, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई को तब तक अरेस्ट हो गई थी और उनको अंडमान जेल में रखा गया था। जो बड़े भाई थे, मैंने गणेश नाम जो कहा है, उनका छोटा भाई जो नारायण उनका नाम था, उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो और ये तीसरे, तो तीनों भी भाई, उन्होंने कहा कि मैंने मेरी सारी बुद्धिमत्ता, मेरा वाग वैभव जो कहते हैं, मेरे टैलेंट, मेरी कविता है, मैंने सारा का सारा मातृभूमि को ही समर्पित कर दिया। मैंने मेरी जो बीबी है उसको, जो मेरा भी मेरी वधु जो नवपुत्र कांता मतलब बीबी, तो मेरी नवपुत्र कांता जो है, मेरी बीवी जो है, मेरा छोटा बच्चा है, उसको भी मातृभूमि के इस कार्य में मैंने समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पिता समान मेरा बड़ा भाई, माता समान तुम मेरी भाभी, और मेरा छोटा भाई मेरे बच्चे के समान जो छोटा भाई है, इन सब को मैंने तुम्हारे ही कार्य में लगाया हुआ है। मैंने कुछ समय पहले कहा था, उनकी 1902 में दुर्लभम भारतीय जन नाम की उनकी जो कविता है, उस कविता में भी वही कह रहे हैं वो कि मेरा जो संचित प्रारब्ध है, उसकी वजह से जितने भी मानवीय जीवन मुझे लेने पड़ेंगे, वो सारे के सारे मुझे इसी भूमि में लेने हैं। इसी भूमि के लिए मेरा सारा जीवन खपा देना है, समर्पित कर देना है। उनका जो आत्मचरित्र है, उसका नाम पूर्व पीठिका, ये याद रखिए आप लोग कि उनका आत्मचरित्र जो है, आत्मवृत्त उन्होंने जो लिखा है, उसका उन्होंने पूर्व पीठिका के नाम से लिखा है। उसमें भी उन्होंने उसका वो सारा सार अगर हम निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कहा है कि मेरा सारा जीवन ही राष्ट्र को समर्पित है, मेरी मातृभूमि को समर्पित है। तो इस प्रकार की उनकी रेवोल्यूशनरी जील था। मातृभूमि मतलब उनके राष्ट्र को लेकर के एक रेवोल्यूशनरी उनका जो फेज है, वो पूरी तरह राष्ट्र भक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत भरा हुआ है। उसके बाद में उनको 13 अप्रैल 1910 में, हमने कहा था, उनको अरेस्ट किया गया। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको जो बोट है, जहाज, वहां उसके जरिए भारत में उनको भेजा गया, उनको डिपोर्ट किया गया।
और जो बीच में भेजा जा रहा था, तो जो इंग्लैंड से होकर के फ्रांस के मर्सिलिस नाम का जो किनारा है, वहां पर जहाज कुछ दूर तक वहां पर रुका हुआ था। तो वहां से सावरकर जी वहां से छूटने की योजना बनाते हैं। वो जो टॉयलेट है वहां पर घुसते हैं और कैसे वैसे तोड़ करके वो वहां से बाहर निकलते हैं, समुद्र में छलांग लगाते हैं और वहां से वो कूद करके वो छूटने की कोशिश करते हैं। उनकी कल्पना ये होती है कि मैं अगर फ्रांस की भूमि पर जाऊंगा तो वहां पर मुझे एक प्रकार का वो क्या है कि अ, एक प्रोटेक्शन मिलेगा और वहां से मुझे वो अरेस्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिश लोग अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर वहां पर वो जाते हैं, लेकिन बीच में ही फिर बाद में उनको और पकड़ा जाता है और वापस भारत में उनको डिपोर्ट किया जाता है। जब वे यहाँ पर आते हैं तो फिर बाद में क्या है कि उनको 4 जुलाई 1911 में उन पर प्रोसिक्यूशन चार्जेस लगते हैं, उन पर अभियोग चलाया जाता है और उनको जो सजा के तौर पर 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स, 2 आजीवन कारावास उनको सुनाए जाते हैं। 25 साल के 2 मतलब 50 साल के, तो एक जीवन में 2 आजीवन, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स इन 1 लाइफ, ये उन पर उनको सजा के तौर पर सुनाया जाता है। और 4 जुलाई 1911 को उनको अंडमान में भेजा जाता है। अंडमान जेल जो है, आज भी वहां पर हम जाते हैं तो हमारे शरीर पर कांटे आएंगे। तो उस समय कल्पना देखिएगा कि उसको किस प्रकार का वो जेल रहा होगा। उसको वो पीनल सेटलमेंट कॉलोनी के तौर पर अंडमान को ब्रिटिशों ने कब्जा किया था। वहां के जो नेटिव रेजिडेंट्स जो थे, वहां के जो ग्रेट अंडमानीज नाम की जो जमात थी, उनको खत्म करके उन्होंने पीनल सेटलमेंट कॉलोनी और उसमें सेल्यूलर नाम का जो जेल है उन्होंने बनाया था। और भारत के जो बहुत ही खतरनाक जो मुजरिम हुआ करते थे, द ड्रेडेड क्रिमिनल्स, उन लोगों को वहां पर अंडमान जेल में भेजा जाता था। अब देखिएगा कि सावरकर जी को एक पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा नहीं दिया गया। सावरकर जी अकेले ही जेल में जाने वाले नहीं थे, गांधी जी जाते थे, नेहरू जी जाते थे और अन्य भी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो भी स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, वो सभी लोग जेल में तो जाते ही थे। लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर होने के नाते उनको इस प्रकार के और इतनी जो ड्रेडेड कंडीशंस है जिस जेल की, इस प्रकार के जेल में नहीं रहते थे वे लोग। तो उनके लिए सारी सुविधाएं, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी सुविधाएं जो है वहां पर मौजूद हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जब सावरकर जी अंडमान जेल में चले जाते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक वहां की कंडीशंस है। उनको 6 महीनों के लिए पूरी तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब किसी से कोई संबंध नहीं, पूरे अंधकार में उनको 6 महीनों के लिए बंद करके रखा जाता था। उनको जो बेड़िया है, जो चेन्स है, उस प्रकार से उनको बांधे रखा जाता था। 10-10 घंटों के लिए सतत खड़े रहना होता था। जो उस समय तेल निकालने के लिए कोलू करके एक इस प्रकार की एक यंत्र हुआ करता था। बैल उसको जोतते थे, बैल उस कोलू को जोत करके बैलों को तेल निकाला जाता था। तो उसमें सावरकर जी जैसे जो भी वहां के प्रिजनर्स थे, उनको भी उसी कोलू से वहां पर जोता जाता था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी अमानवीय परिस्थितियां थी। उन अमानवीय परिस्थितियों में सावरकर जी वहां पर उस अंडमान जेल में रह रहे हैं और वो 11 साल अंडमान जेल में रहते हैं। 1910 मतलब 1911 से लेकर के 1921 तक के, मतलब 10 साल का समय कह सकते हैं हम। तो उस 21 मतलब 10-11 साल के समय तक वो अंडमान में रहते हैं। अब बहुत सारे जो भी सावरकर जी का विरोध करते हैं या फिर सावरकर जी के डिमीन करने की जो कोशिशें होती है, अनेक प्रकार के जो आर्टिकल्स आए हैं, वो ये कहते हैं कि सावरकर जी वहां पर रह करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए को माफीनामा प्रस्तुत किया। लेकिन माफीनामा लिखना जो है वो उस समय की एक वो रेगुलर प्रोसेस थी। बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, यहाँ तक कि एम.एन. रॉय, जिन्होंने कम्युनिज्म की भारत में शुरुआत की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत के जो कार्यकर्ता रहे, मतलब शुरुआत जिन्होंने की, वे जो एम.एन. रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय, तो उन्होंने भी बहुत बार माफीनामा इस प्रकार से लिखा है। अनेक सारे क्रांतिकारियों ने लिखा है। तो सावरकर जी
ने भी लिखा है, एक नहीं अनेक बार उन्होंने लिखा है। लेकिन अभी इतने में जो भी सावरकर जी पर जो भी किताबें आई है, विक्रम संपत की किताब हो, उदय माहुरकर जी ने भी शायद किताब लिखी है, और महाराष्ट्र में तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है। वो भी किताबें उनसे बात करके, सावरकर जी 1966 में गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो भी उनसे बात करके उनके, और सावरकर जी ने खुद ने जो लिखा है उन्हीं के आधार पर कहा है कि सावरकर जी का वो एक स्ट्रेटेजिक प्लॉय था कि यहाँ पर 50 साल के लिए रहूंगा तो सारा जीवन तो वैसे ही यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, तो मेरे जीवन का क्या मकसद हुआ। तो फिर वो चाहते थे कि किसी ना किसी माध्यम से यहाँ से वो चले जाए, ताकि वो राष्ट्र और समाज की सेवा किसी ना किसी माध्यम से करे। सिर्फ वहां पे अपना सारा जीवन वहां पर जेल में वो सड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने वो स्ट्रेटेजिक प्लॉय के प्रक्रिया में उन्होंने इस प्रकार के वो जो माफीनामा है उन्होंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि उनको डिमीन करने की जो भी कोशिशें बहुत लंबे समय से हुई है, मुझे लगता है कि कम से कम उनके विचारों को हम पढ़े और उस परिस्थितियों को समझे, उसके आधार पर अगर हम उनको सही कहे या गलत कहे वो कहेंगे तो मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों ने तो सावरकर जी को ना पढ़ा है, ना उनके विचारों को कुछ बहुत सारी चीजें जानते हैं, वो सिर्फ डिमीन करना है करके डिमीन करना है, ये भी चीजें सावरकर जी के बारे में होती रही है। तो हमने कहा कि सावरकर जी के जो यह अब तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सावरकर जी के रेवोल्यूशनरी लाइफ का जो फर्स्ट फेज है, हमने कहा कि उनके जीवन को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। उनका एक फर्स्ट वन है जो रेवोल्यूशनरी फेज है उनके लाइफ का। दूसरा जो है 1921 के बाद उनको जब अंडमान जेल में छोड़ा जाता है और वो भारत में आते हैं, भारत में आकर के फिर बाद में शुरुआत के दिनों में तो उन्हें अलीपुर की जेल में रखा गया, उसके बाद में वो रत्नागिरी में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया कुछ समय के लिए, फिर बाद में यरवड़ा पूना में जो जेल है जहां पर गांधी जी भी रह चुके हैं, तो वहां पर रहे और उनके बाद में उनको वहां से छोड़ दिया गया और फ्री हो गए। वो 1924 में वो हुआ है। यस, 1906 जनवरी 1926 में पूरी तरह से उनको सावरकर जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन पर कंडीशन होती है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सावरकर जी इस प्रकार से वहां से अंडमान जेल से छूटने के बाद जिस प्रकार की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पहले कर रहे थे, उस प्रकार की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1921 के बाद में उनके जीवन में हम नहीं देखते हैं। उसके बाद में उन्होंने उसके बाद का जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी उनका जो भी लेखन हुआ है, उनके चिंतन की जो भी धारा रही है, वो चिंतन की जो धारा है उस समय में वो हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन, हिंदुत्व और हिंदुइज्म, इन संकल्पनाओं के इर्द गिर्द में, इन संकल्पनाओं को एक कोहेरेंट स्वरूप देने में ही उनका सारा ये जो काम है, जो दूसरा फेज है जिसको हमने डिवाइड किया था कि हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। फर्स्ट फेज, और एक बार मैं दोहराता हूं, जो उनका रेवोल्यूशनरी लाइफ का है। सेकंड फेज है उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुइज्म की सारी कल्पनाओं के बारे में लिखने में और उसके बाद में उसके लिए काम करने में उन्होंने सारा जीवन उतना जो फेज है वो फेज उनका इन चीजों के लिए समर्पित था। और जो अंतिम फेज उसकी भी हम चर्चा करेंगे वो है उन्होंने हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की जो भी कुप्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, उनकी आलोचना की। उनकी आलोचना के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी एक बहुत बड़ा कार्य जो है उन्होंने खड़ा किया महाराष्ट्र में। और इस सामाजिक सुधार के उनके जीवन के पहलू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग लिखते हैं। लेकिन वो जिस प्रकार के वो रेवोल्यूशनरी थे, उसी प्रकार के वो रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर भी थे। 1920 के दौरान वो जब अंडमान की सेलुलर जेल में थे, वो वहां से लिखते हैं कि जिस प्रकार से अब तक की मेरी कामना रही है, मेरा जिस प्रकार से उद्देश्य रहा है कि मैं ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ूं, उनके भारत में जो भी उनका शासन है उसके खिलाफ लड़ूं और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए काम करूं, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हिंदुओं में जो भी कुरीतियां है, जो अस्पृश्य इस प्रकार का जो भेद है, इस भेद के खिलाफ भी मैं लड़ूं और उसके खिलाफ भी मैं काम करूं, ये उनकी वो बहुत अंतर्मन की कामना थी। और वो 1920 में जब अंडमान जेल में थे तभी लिख रहे हैं।
तो ये वो जो तीसरा एस्पेक्ट है एक सोशल रिफॉर्म का, हिंदू धर्म की जो भी कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उसकी आलोचना करने का जो फेज है वो तीसरा फेज। अब फर्स्ट फेज का हमने डिस्कशन किया है जो रेवोल्यूशनरी लाइफ को लेकर के समर्पित है। मैंने एक बात आप लोगों को नहीं बताई अब तक, और वो है कि अंडमान जेल में इसकी इतनी सारी ड्रेडेड कंडीशंस में, इतनी वो जो वहां की परिस्थितियां, भयानक परिस्थितियों में भी उनकी जो मेधा है वो मेधा रुकी नहीं। उन्होंने वहां पर भी, और उनकी जो क्या कहते हैं कि एक प्रकार का जो रिबेलियस स्पिरिट है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, वो डाउन नहीं हुआ है। वहां पर भी रह करके वे वहां के जो उनके इनमेट्स थे, जो उनके साथी, जो भी वहां पे जेल में कैदी थे, उनको जो इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा जाता था, जिस प्रकार का इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती थे, उसके खिलाफ भी वो वहां पर आवाज उठाते हैं, उसके लिए वो लिखते हैं। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रहने दो, लेकिन यहाँ के बहुत सारे जो क्रांतिकारी है उनका तो, उन्होंने तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर सजा काटी है, मुझे लगता है कि उनको यहाँ से छोड़ देना चाहिए। उनके लिए भी वो मर्सी पिटिशंस लिखते हैं। ये बहुत सारे लोग कहते नहीं हैं। दूसरी एक बात मैं जो कहने जा रहा था वो ये थी कि वो अंडमान जेल में जब रहते थे तब उनकी जो सृजनशीलता जो है, सृजनशीलता जिसे कहेंगे, द क्रिएटिव माइंड दैट डिड नॉट सीज टू एग्जिस्ट। उन्होंने क्या किया कि वो अंडमान के जो भी जेल की दीवारें हैं, उन दीवारों पर उनके मन में जो भी कविताएं आती है उन कविताओं को वो लिखते थे। और वो, लेकिन दीवार पर कितनी भी कविता लिखी जा सकेंगी या कितनी लाइनें भी लिखी जा सकती है, तो फिर वो क्या करते थे कि मिटाते थे, या फिर उस अंडमान जेल में बारी बाबा नाम का, उसको बारी बाबा कहते थे, तो वो जो जेलर था वो बड़ा क्रूर था। उसको लगता था कि ये कुछ लिख रहा है, तो वो हर दिन आता था और उस पर कलर से उसको पोंछ देता था। सावरकर जी के लिए अच्छा था, क्योंकि वो कविता लिखने के बाद उनको मिटाना ही था और दूसरी लाइनें लिखनी थी। तो वो बारी बाबा के बारी बाबा को लगता था कि मैं इसके खिलाफ कर रहा हूं। सावरकर जी के लिए वो अच्छा था कि सावरकर जी का जो मिटाने का जो काम है वो बारी बाबा कर जाता था। तो वो जो भी कविताएं लिखते थे उसको पाठ करते थे, पूरी तरह से उसका पाठांतर करते थे, वो याद कर लेते थे, और फिर बाद में जब वो मिटा देते थे और पहले जो लिखा हुआ है और दूसरी और लाइनें लिखते थे, उसे और याद कर लेते थे, पाठांतर उसका कर लेते थे। तो इस प्रकार से वो जो भी उन्होंने लिखा था, तो उनको जब अंडमान जेल से 1921 में जब छोड़ा गया और उनको रत्नागिरी के हाउस अरेस्ट में, रत्नागिरी में उन्हीं के घर में, रत्नागिरी नाम का जिला है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी जिले के उन्हीं के एक घर में उनको जब हाउस अरेस्ट में रखा गया, तब उन्होंने वो सारी कविताएं याद करके उन कविताओं को लिख लिया और उसको कमला नाम का वो उनका जो महाकाव्य है उस नाम से वो प्रकाशित है। उसमें अनेक प्रकार की कविताएं हैं और वो हमारी साहित्य परंपरा का, हमारी साहित्य के धरोहर का एक बहुत ही प्रेशियस, हम कहेंगे मौल्यवान, वो एक संचित है। वो संचित का हमें मतलब, अब बहुत बार क्या होता है कि एक दूसरी बात यह है कि सावरकर जी ने जो एक्सटेंसिवली लिखा है, प्राइमरीली उन्होंने मराठी में लिखा है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी या फिर अंग्रेजी, इन भाषाओं में अगर होता और भारत के अनेक कोनों और अनेक हिस्सों तक वो चला जाता तो सावरकर जी को समझने में हमें आसानी होती। क्योंकि वो सारा मराठी में लिखा हुआ है, इसलिए सावरकर जी को हमें ये समझने की, हम ये we can come to this conclusion that Savarkar was a revolutionary primarily confined to the state of Maharashtra, but that's not the case. His entire thought process was pan-India. तो अब का जो उनका जो दूसरा ये फेज है, जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म की जब बात कर रहे हैं, उसमें हम उनकी विचार, उनकी चिंतन का जो दायरा था वो कैसे पूर्ण भारत को लेकर था वो हम समझ पाएंगे। तो उन्होंने जब हिंदुइज्म की वो जब बात कर रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा था कि वो तीसरी कक्षा में जब थे, व्हेन ही वाज जस्ट इन थर्ड स्टैंडर्ड, ही रोट एन आर्टिकल कॉल्ड द
ग्लोरी ऑफ द, क्या नाम था उस आर्टिकल का, मैंने तुम लोगों को बताया था, द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर। वो तीसरी कक्षा में थे। मैंने कहा है पहले शुरुआत में उनके रेवोल्यूशनरी फेज में कि तीसरी कक्षा में जब थे तो उन्होंने द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर नाम के एक लेख, मराठी में लेख है, अब उसका कहेंगे कि हिंदुत्व का वैभव, हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकते हैं। वो तीसरी कक्षा में थे तब वो हिंदुत्व कल्चर के, हिंदू सभ्यता, हिंदू परंपराओं के वैभव के बारे में लिखते हैं। और नासिक वैभव नाम का जो वृत्तपत्र था उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 लेखों में उसको 2 दिन प्रकाशित किया गया था। लेकिन वो बचपन की कल्पनाएं थी और इतनी ज्यादा कोहेरेंट या फिर सिस्टमैटिक होगी ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। It was in 1923 that Savarkar ji published a seminal pamphlet, एक आर्टिकल है, उसके बाद में subsequently then that was published into a book also। उसको उन्होंने उसको, उसका नाम है कि हिंदुत्व, हु इज हिंदू। जो सेकंड फेज में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उनके हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेकर उनके जो भी विचार है, उनकी जो भी कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं का एक फाउंडेशनल बुक हम जिसको कह सकते हैं वो है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। और ये जो किताब है वो सब्सिक्वेंटली किताब में वो प्रकाशित हो चुका है। और इस किताब को उनके हिंदुत्व के विचारों का एक फाउंडेशनल, क्या कहेंगे कि हम किताब कहेंगे, फाउंडेशनल एक प्रिंसिपल है। उसमें कौन हिंदू है इस पर वो चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं कि उसमें एक संस्कृत में उन्होंने लिखा है, अगर तुम हो सके तो तुम लोग लिख लेना कि आ सिंधु सिंधु पर्यंतः। आ सिंधु सिंधु पर्यंतः मतलब सिंधु नदी से, सिंधु मतलब भारतीय सभ्यता में सिंधु मतलब सागर, सागर को सिंधु कहते हैं। तो आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका, आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका, ये भारत भूमि का जो टुकड़ा है सिंधु नदी से लेकर के हिंदी महासागर तक का भारत का, यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भूश्चैव सा, पितृभू पुण्यभू भूश्चैव सा वह हिंदू रीति स्मृता। ये उनका संस्कृत श्लोक है, मैं एक बार और कहता हूं। आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू पितृभू पुण्यभू भूश्चैव सा वह हिंदू रीति स्मृता। मतलब सिंधु नदी से लेकर के हिंदी महासागर तक के जो भी भारत भूमि, ये जो भारत भूमि का जो विस्तृत भूभाग है उसमें रहने वाला, इसी भूमि को पितृभू पुण्यभू, इसी भूमि को जो अपनी पितृभू मदरलैंड या फादरलैंड मानता है और इसी को होली लैंड मानता है। होली लैंड यही होनी चाहिए क्योंकि यहां पर जन्म लेते हो, यहां पर ही सब हो रहा है। तो आपकी पुण्य भूमि कहीं अगर और होगी तो आपकी लॉयल्टीज भी कहीं और है, ये उनका मानना था। इसलिए वो एक बार और मैं दोहराता हूं उनका जो श्लोक है, आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भूश्चैव सा वह हिंदू रीति स्मृता। तो ये उन्होंने ये कहा है कि इस जो सिंधु नदी से लेकर के हिंदी महासागर तक का जो भूमि का जो ये विस्तृत भूभाग है, इसी भूभाग को जो भी अपनी पितृभू या मातृभू और पुण्यभू होली लैंड जो मानता है वो सभी इसी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका मानना था। तो और देखिए, और इनका ये मानना है कि जो हिंदुत्व की जब बात कर रहे हैं वो लोग, सावरकर जी, तो हिंदुत्व का मतलब उनको सिर्फ रिलीजन और ट्रेडिशन तक ही वो कन्फाइन नहीं कर रहे हैं। यह भी ये समझने की आवश्यकता है कि उनका ये मानना था कि रिलीजन और ट्रेडिशन की जगह पे उन्होंने रेस एंड नेशनैलिटी इन प्लेस ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन, रिलीजन और ट्रेडिशन के जगह है वो रेस और नेशनैलिटी को हिंदुत्व का हिस्सा मानते हैं। अब जब रेस की जब बात कर रहे हैं हम, तो रेस की जब बात करते हैं तो जो एंथ्रोपोलॉजी में जो रेस की जो बात की है, और हमने
बहुत सारे सोशल साइंसेस के हमारे डिस्कोर्सेस में हमने देखा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, वांशिक भेद, तो उस सेंस में नहीं कह रहे हैं। और रेस का मतलब ये है उनके लिए कि रेस का मतलब जो अ, इस भूमि पे जो आ सिंधु सिंधु पर्यंतः इस सारी भूमि पे जो भी लोग रहते हैं, जो इसी धरती पर जो भी विचारधाराएं आई है, जो भी पंथ और संप्रदाय आए हैं, उन पंथ और संप्रदाय को मानने वाले, इस भूमि से संबंधित यहाँ पर जिनका जन्म हुआ है, वे सारे लोग इस वंश, इस भारतीय वंश का हिस्सा है, ये उनका मानना है। तो ये आवश्यक है कि उन्होंने रिलीजन और ट्रेडिशन की जगह है उन्होंने रेस और नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, और राष्ट्रीयता कौन सी है कि यस आ सिंधु सिंधु पर्यंतः, जिसको वो क्या कहेंगे कि पितृभू पुण्यभू कहेंगे, सिंधु नदी से हिंदी महासागर तक जिस इस भूमि को जो भी पितृभू और पुण्यभू मानने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों के समुच्चय को उन्होंने हिंदू माना है। तो हिंदुत्व की उनकी संकल्पना में सिर्फ हिंदू पूजा पद्धति या फिर हिंदू धर्म, जो वैदिक धर्म भी जिसे कहते हैं, उस धर्म को मानने वाले ही लोग ही सिर्फ हिंदुत्व की कल्पना में नहीं है, बल्कि जो सभी लोग हैं इस कल्पना में उनके आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उन्होंने हिंदुत्व के बारे में कही है। अब ये सब कहते हुए उन्होंने, अब देखिएगा कि अब सावरकर जी, हमने कहा 1924 में सावरकर जी उनको रिहा किया जाता है। वो तो 1921 में अंडमान से छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में उनको कुछ समय के लिए अलीपुर के जेल में रखा गया था, फिर बाद में कुछ समय के लिए उनको रत्नागिरी के हाउस अरेस्ट में रखा, फिर बाद में येरवाड़ा जेल में भी कुछ समय के लिए रहे, और 1924 जो हमने कहा है 1924 में वो वहां से छूट जाते हैं। लेकिन इस दौरान में, लेकिन उनको लिखने और बाकी पढ़ने के लिए जो रत्नागिरी में वगैरह जब थे, तब वो उनको लिखने के लिए वगैरह सारी अनुमति है। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बैन उन पर रखी गई थी। तो वो 1923 में हिंदुत्व, हु इज हिंदू नाम का जो पैम्फलेट है, जो सब्सिक्वेंटली किताब के स्वरूप में भी प्रकाशित हो चुका है, वो लिख करके हिंदुत्व की संकल्पना के बारे में वो कह रहे हैं, जो मैंने संस्कृत श्लोक अभी कहा है। अब दूसरी बात एक है कि वहां से आने के बाद उन्होंने जैसे पहले जैसी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा ना ले, इस प्रकार का उनका बंधन रखा गया है, लेकिन सोशल रिफॉर्म्स या फिर पॉलिटिकल अन्य प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने के लिए उनको इस प्रकार की एक परमिशन है। तो उन्होंने रत्नागिरी हिंदू महासभा नाम के एक संगठन की शुरुआत उन्होंने की थी, रत्नागिरी हिंदू महासभा। और उस रत्नागिरी हिंदू महासभा के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं के जो कोहेजन, मतलब उस हिंदुत्व की संकल्पना में इस भूमि पर सभी लोग इस भूमि से है, संबंधित है। तो प्राइमरीली वो जब कह रहे थे, फिर बाद में इसमें बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, बौद्ध, सिख, जैन, और इस भूमि से जो भी संबंधित लोग हैं उन लोगों को वो हिंदुत्व की संकल्पना में ही मान रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू जो वैदिक धर्म से संबंधित जो भी हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है और जैन है, ये लोग इसी परंपरा के हिस्सा है और वो हिंदुत्व की संकल्पना में उनको वो रख रहे हैं। इसी के साथ में जब वो हमने कहा कि वो भूभाग की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंधु नदी और बाकी सप्त सिंधु की कल्पना उन्होंने रखी है। सप्त सिंधु में जो सिंधु नदी के अलावा अन्य 7 नदियां जो है, ये याद में रखो तुम लोग कि सिंधु नदी के अलावा अन्य और 7 नदियां हैं, उनको वो सप्त सिंधु कहते हैं। और इस उनकी सभ्यता, उनकी घाटी में, उनके भू प्रदेश में आने वाले लोग जो है, वो सभी लोगों को वो इस ज्योग्राफिकल, इस टेरिटोरियल जो है टेरिटोरियल जो भी बाउंड्रीज है उसको वो भारतवर्ष का हिस्सा मान रहे हैं। उसमें सिंधु नदी है और उसमें अन्य और जो 7 नदियां जो है, सप्त सिंधु अन्य नदी को उन्होंने कहा है। उसमें शत्रदु नाम की नदी थी, रवि है, रावी, चिनाब, वितिस्ता, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ये जो 7 नदियां हैं। और एक बार मैं कहता हूं, शत्रदु,
रावी, चिनाब, वितिस्ता, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 7 नदियां और सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, इसलिए वो सिंधु नदी से अब बहुत सारी जो थ्योरीज है, बहुत सारे जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से जो पर्शियन लोग इधर आने लगे तो वो स को ह कहते थे, इसलिए सिंधु की जगह हिंदू इस शब्द का आया होगा, इस प्रकार का एक अनुमान है। पर सावरकर जी का यह मानना है कि जो हिंदू ये शब्द सिंधु इस शब्द से भी पहले का है, तो वो भारतीय सभ्यता का हिस्सा ही है, उनका ये मानना था। मैंने ये कहा था कि जो भी इस भूमि से संबंधित लोग हैं, जो इस भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, वो सभी लोग इस भूमि का हिस्सा है। तो उनका और वो अब वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस बातों की जगह वो अभी क्या कर रहे हैं कि रेस और नेशनैलिटी, उसमें सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स जो है, सभ्यता के जो एस्पेक्ट्स है, उनको वो प्रोमिनेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो और इस सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट में उनके इनके इनके इस सिविलाइजेशनल नोशंस में बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, अलॉन्ग विद द हिंदुइज्म, ये सारी चीजें आ रही है। तो और उनके हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में आपकी पूजा पद्धतियां, आपके विचार अन्य भी हो सकते हैं, कई और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग हिंदुत्व के ही हिस्सा है, ये उनका मानना है। एक बात। अब दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म और जोरेस्ट्रियनिज्म, जिनको पारसी लोग जो फॉलो करते हैं, तो फिर वो उनकी हिंदुत्व का हिस्सा था क्या? तो एक पढ़ाई का एक केयरफुल रीडिंग जो भी है उनकी किताब, और वो हिंदू महासभा के जो भी उनके अध्यक्षीय भाषण थे, उन भाषणों को ठीक से पढ़े तो ये पता चलता है कि उनके हिंदुत्व की इस कॉन्सेप्ट में, इस परिकल्पना में ये लोग जो है बाकी के क्रिश्चियंस, इस्लामिक पीपल और जुडाइस्टिक पीपल और बाकी जो जोरोस्ट्रियंस है, दे डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द हिंदुत्व प्रोजेक्ट दैट ही हैड अंडरटेकन। सो मैंने अभी जो कहा था कि 1924 में उन्होंने रत्नागिरी हिंदू महासभा की शुरुआत की थी, और उन पर अनेक प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि आइए और हमारे पार्टी का हिस्सा बनिए, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को नकार दिया। कांग्रेस में ना सम्मिलित होने के अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ कारण यह है कि गांधी जी के बहुत सारे विचारों से वो सहमत नहीं थे। उनका यह मानना था कि ये अहिंसा और इस प्रकार की चीजों को अगर हम बहुत ज्यादा तूल अगर देते हैं तो होगा यूं कि हम एक अशक्त राष्ट्र बनेंगे। तो ये इस प्रकार के अशक्त राष्ट्र लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। ये आगे चल करके उन्होंने जब बाकी लिखा है, उनके भाषण में जब भी कहा है, तो सिर्फ वो हिंदुत्व को लेकर ही उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर भी लिखा है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर भी, जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी अपने विचार रखे हैं, उन्होंने आर्थिक विचार भी जो रखे हैं। तो इन सब चीजों में फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्पेशली कहते हुए सावरकर जी कहते हैं कि ये जो एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, नॉर्म्स है, ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स है फॉरेन पॉलिसी में वो टिकते नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होते हैं। हर राष्ट्र के अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए जो भी किया जा सकता है, वो जो भी कोशिशें कर सकते हैं, वो हर संभव कोशिश उन्होंने करनी चाहिए। और तो ये जो उनके विचार है, वो हमने जो रियलिस्टिक आइडियाज है, मॉर्गनथाउ और फिर बाद में केनेथ वॉल्ट्स की जो भी रियलिज्म की आइडिया है, तुम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई होगा, तो उन आइडियाज के बहुत करीबी जाते हुए नजर आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण क्षत्र बल, जिसको क्या कहते हैं, पावर, शक्ति, तो शक्ति के वो उपासक है। उस सेंस में अगर हम देखते तो स्वामी विवेकानंद भी शक्ति के उपासक थे। उन्होंने कहा कि शक्ति की उपासना करिए। अगर तुम पूछोगे, विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मंदिर में जाने से मुझे सोलेस मिलेगा या फुटबॉल खेलने से मुझे सोलेस मिलेगा, तो इसमें अगर तुम मुझे चॉइस पूछते हो तो मैं कहूंगा कि मंदिर में जाने की जगह है मैं फुटबॉल खेलने पर फोकस करूंगा। तो
ये उनके शक्ति की जो उपासना है वो विवेकानंद जी के विचारों में थी। तिलक जी के विचारों में भी इसी प्रकार के, उनके गीता रहस्य नाम का उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है तिलक जी ने, उसमें भी वो शक्ति पर वो बल देते हैं। जो भगवत गीता में शक्ति के जो सिद्धांत है, शक्ति अर्जन का सिद्धांत है, उस शक्ति अर्जन के सिद्धांत को ही वो प्राइमेसी उसमें बल देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी, तिलक जी, और इन स्वामी विवेकानंद जी और तिलक जी के विचारों का अनन्य साधारण प्रभाव जो है सावरकर जी के विचारों पर था। तो मैंने कहा कि वो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में इस प्रकार की जो बातें कही है कि राष्ट्र को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब एक आरोप और सावरकर जी पर लगता है कि 1942 में उन्होंने चले जाओ का जो भी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, उसके खिलाफ भूमिका लेते हुए ही एनकरेज्ड इंडियन यूथ टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी। तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत सारे सावरकर जी पर लिखने वाले जो भी स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं और उन चिंतक जो है, उनका ये मानना था कि सावरकर जी तो ये मानते ही थे कि आज ना कल भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन जब नव स्वतंत्रवादी भारत में अगर जो मार्शल स्पिरिट रखने वाले या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग जिन यूथ को मिलनी चाहिए थी, वो यूथ को अगर ना मिले तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, राष्ट्र खतरे में आ जाएगा। और मैंने कहा कि वो शक्ति के उपासक थे, तो मिलिट्री में जाकर के मिलिट्री की ट्रेनिंग को अर्जित करने के बाद वो कल की जो चुनौतियां, स्वतंत्र भारत में जो नई चुनौतियां खड़ी होंगी, तो ये जो हमारे जो युवक हैं उन चुनौती का सामना करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए वो मिलिट्री में ज्वाइन होने को लेकर के वो एनकरेज कर रहे थे। ये एक उनका एक्सप्लेनेशन है उस चीजों को लेकर के। तो अब हम कह रहे थे कि सावरकर जी की जो हिंदुत्व की जो संकल्पना है, उस हिंदुत्व की संकल्पना में भारत में जो भी पंथ है, हिंदू से लेकर के सिख, जैन, बाकी सभी लोग, और हमने कहा कि आज सिंधु पर्यंत वो जो संस्कृत श्लोक की बात की थी, और सिंधु नदी के अलावा बाकी जो सप्त सिंधु की जो उन्होंने बात की है, इस भूभाग से लेकर के इस कल्चर में और इस कल्चर से संबंधित, इस भूमि पर जन्म लिया हुआ, इस सभ्यता से संबंध रखने वाला और मन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है, इस हिंदुत्व की उनकी जो परिकल्पना थी, उस हिंदुत्व की परिकल्पना के वो हिस्सा थे। इसका मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और जोरेस्ट्रियनिज्म जो पारसी लोग फॉलो करते हैं, वो उसका हिस्सा नहीं है क्या? तो एक प्रकार का ये अनुमान हो सकता है कि उनके नोशन में इन लोगों का जिक्र नहीं है। पर उनके जो, मैंने अभी कह रहा था कि वो उन्होंने जो रत्नागिरी हिंदू महासभा की शुरुआत की थी, और फिर बाद में 1926 में उन्होंने हिंदू महासभा नाम की जो बड़ी पार्टी थी 1915 में जिसकी शुरुआत हुई थी, हिंदू महासभा की शुरुआत जो साथ जो है स्वामी श्रद्धानंद, जिनके नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज भी है, स्वामी श्रद्धानंद जी, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, और लाला लाजपत राय जैसे लोगों का भी संबंध जो है हिंदू महासभा से रहा है। इस हिंदू महासभा की शुरुआत 1915 में हुई थी, और हिंदू महासभा में उन्होंने जो रत्नागिरी हिंदू सभा की शुरुआत जो की थी, उसका उन्होंने विलय किया, और 1900 वो तब तक फिर हिंदू महासभा का हिस्सा बने। और वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1937 से लेकर के 1942 तक 7 बार जो है वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और जो भी वार्षिक उनकी जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, जो हिंदू महासभा की परिषद हुई, उन सारे परिषदों में उनके जो भी भाषण किए हैं, उन भाषणों को केयरफुली अगर इफ वी रीड ऑल दो स्पीचेस विच ही मेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा, so the careful reading of all those speeches will give us understanding that he was not a Hindu fanatic, and he was really not a Hindu fanatic. If those who are interested to read more on Savarkarji, I would suggest to read all his speeches from 1937 to 1942. All those speeches have been collected and published on
savarkar.org, savarkar.org, SAWARKAR, savarkar.org, savarkar.org पे आप लोग सारे वो जो हिंदू राष्ट्र दर्शन के नाम से वो सारे भाषणों को प्रकाशित करके उनका एक संचय वहां पर रखा गया है. Those nowadays, and is in the times of this lockdown, you have ample amount of time in your hands. So I would suggest to you, if you want to read more on Savarkarji, you can go and read all his speeches. So I was saying that he was not a Hindu fanatic, and he did not want to discriminate between Indian people on the name of their religion. तो इसका मतलब यह है कि most of the time Savarkar ji is compared with Jinnah. I think that is unjustifiable comparison, for the reason that Savarkar ji, in all his speeches made as president of Hindu Mahasabha from 1937 to 1942, he has quite categorically maintained that we are not going to be a theocratic state. हम धर्म के आधार पर हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं चाहते हैं. And he absolutely was for the constitutional democracy. Constitutional democracy, adult franchise extended to everybody. Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists, they form the part of his Hindutva project. And also the people who were adherents of Islam, Christianity, Judaism or Zoroastrianism, all of them could find place in the newly formed nation, and that nation would not be a theocratic nation. धर्म के आधार पर बनाया हुआ वो राष्ट्र नहीं रहेगा. ये बातें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कही है उनके सारे स्पीचेस में. And he did not want to discriminate on the basis of this thing. But he was quite pragmatic also. ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं दिनों में जब आप लोग जानते हैं कि खिलाफत जो आंदोलन भारत में शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन की भूमिका क्या थी कि तुर्की नाम का जो देश है, तुर्कस्तान, वहां पर जो भी वहां का जो खलीफा था, उस खलीफा को हटा करके ब्रिटिशों ने वहां पर उसको हटाया था. तो उसको पुनर्स्थापित की जाए, वो खिलाफत जो है उसको पुनर्स्थापित किया जाए वहां पर तुर्की में. वहां की तुर्की के खुद लोग नहीं चाहते थे कि वो खलीफा आ जाए, लेकिन भारत के मुसलमानों ने उसका यहाँ पर उसको तुर्की में पुनर्स्थापित किया जाए करके जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन, द खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है. और गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था. अब वहां पे बहुत सारे एविडेंसेस है कि सी राजगोपालचारी के, मुंशी जैसे लोग जो है गांधी जी के इस निर्णय के खिलाफ थे. मैंने एक बात शायद आप लोगों को नहीं कही थी कि सावरकर जी गांधी जी के अननेसेसरी ये अहिंसा इस प्रकार की चीजों पर विश्वास नहीं रखते थे. उनका ये मानना था कि जब कोई हिंसा कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर भी हमें उसी प्रकार से देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम राष्ट्र को एक सशक्त, समर्थ और सबल राष्ट्र के तौर पर खड़े कर पाएंगे. दूसरी बात, गांधी जी ने 1920 में जो 1922 या 22 आप लोग देख लेना, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पीक पे थी, असहकार आंदोलन जो भारत में एक पीक पर था, तो वहां पर जो चौरी चौरा में जो भी दुर्घटना हुई और वहां के आंदोलनकारियों ने वहां के पुलिस स्टेशन को जला दिया और 22 पुलिसों की वो जो डेथ हुई थी, उस चीज को लेकर के गांधी जी कहते थे कि जो द प्योरिटी ऑफ मीन्स विल डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ एंड. सो उनको लगा कि आवर एंटायर मूवमेंट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस. नाउ दिस पीपल हैव रिजॉर्टेड ऑन द वायलेंस. तो गांधी जी ने वो जो बहुत ही तेजी में आया हुआ असहकार आंदोलन है उसको पूरी तरह बंद किया. तो इस प्रकार गांधी जी के उस निर्णय के खिलाफ बड़े स्ट्रांगली सावरकर जी थे. और इसी के साथ मैं आप लोगों को कह दूं कि इसी दौरान इंडियन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर टू नेशन थ्योरी और अलग राष्ट्र की मांग जो है वो बड़े जोर से रखी थी. अब उसके एक दो उदाहरण मैं दूंगा कि 1938 में फजलुल हक नाम का जो मुस्लिम लीग का जो लीडर है,
1938 में उसकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम लीग की कराची में, उस कॉन्फ्रेंस में भाषण करते हुए फजलुल हक ने कहा कि 712 में मोहम्मद कासिम ने भारत पे आक्रमण करके राजा दाहिर को हरा करके कुछ ही मुसलमानों को लेकर के पूरे भारत को पराजित किया था और मुसलमानों का शासन भारत पर स्थापित किया है। वो कहते हैं कि 1938 में हम 8 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, अगर हम चाहे तो कभी भी इन सारे हिंदुओं को गुलाम बना सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो एक एक्सेसिव इस्लामिक नेशनलिज्म की जो आइडियाज थी और वो खिलाफत मूवमेंट की जब मैं बात कर रहा था, गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट को समर्थन तो दे दिया, लेकिन उस खिलाफत मूवमेंट ने भारत के विभाजन के बीच और स्ट्रॉन्ग किए द आइडिया ऑफ partitioning India into Hindu nation and the Muslim nation, or the Muslim nations, Muslims wanting to have a separate nation for themselves. That idea became very strong after the Khilafat movement. और सावरकर जी ने उस जो भी उस खिलाफत मूवमेंट के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद जो भी घटनाएं हुई, केरला में मोपला नाम के जो मुसलमान जो थे, उन्होंने जो भी वहां की जो रिबेलियन किया, वो जो वहां पे जो विद्रोह किया, उन्होंने उस विद्रोह के माध्यम से बहुत सारे हिंदुओं का वहां पर केरला में उस रीजन में कत्ले आम किया मोपला लोगों ने। उतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में थे, तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट भी करा लिया। ये भी वास्तविकता है। तो इस प्रकार के चीजों के खिलाफ बड़े सख्त थे सावरकर जी कि देखिए, हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं कि उन सभी को हम साथ में लेंगे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। लेकिन अगर हमारी इस चीज को अगर कोई ये मानता, जैसे फजलुल हक कह रहा था कि हम 8 करोड़ मुसलमान हैं, भारतीय लोगों को कभी भी हम उनको गुलाम बना सकते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। तो सावरकर जी कहते थे कि इस प्रकार का दुस्साहस करोगे तो भैया हम शांत बैठने वाले नहीं है। वो उनकी कल्पना बड़ी क्लियर थी। साथ ही में आगा खान के नेतृत्व में 1910 और 11 के बीच में एक तब जो गवर्नर जनरल थे भारत में, लॉर्ड मिंटो, उनको मुसलमानों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है, रिप्रेजेंटेशन, द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन had gone to meet Lord Minto, the Governor General of India of those times, and they said that we Muslim wants representation across the governing structures in India, from center to the state level. तब तक सेंटर और स्टेट लेवल तक का ही गवर्निंग स्ट्रक्चर था। तो पंचायती राज सिस्टम आज की जो व्यवस्था है, जहां तक मेरी समझ है, तब नहीं थी। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, या जो प्रोविंशियल, तो प्रोविंसेस कहते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो? दैट रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट कॉमेंसुरेट, दैट रिप्रेजेंटेशन शुड कॉमेंसुरेट नॉट ओनली विद आवर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसका देखिए स्टेटमेंट और एक बार आप समझ लीजिएगा कि दैट रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट कॉमेंसुरेट only with our numerical strength but our political influence as well. By saying that, उनका ये कहना था कि when British came in India, the Muslims ruled India. So British came and snatched the rule from the Muslims. India's rule was snatched away from the Muslim by British, and therefore when British will leave India, we should be the ones who would be ruling this country. क्योंकि ब्रिटिशों ने भारत से, मुसलमानों से भारत का जो राज्य है वो छीन लिया है, क्योंकि भारत के राज्यकर्ता जो है वो मुसलमान थे। तो अब मुसलमानों को उस प्रकार से सत्ता में सहभागिता मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ एक नरम दल के नेता जो है, बिल्कुल द मॉडरेट लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय में, उन्होंने 2111 के अपने भाषण में कहा था, आगा खान, ये तुम्हारी जो अगर समझ है कि भाई मुसलमानों से छीन करके भारत का राज्य जो है वो ब्रिटिशों ने लिया है, ये तुम्हारी गलत सोच है। वास्तविकता वो नहीं। हिस्टोरिकली अगर तुम जाओ तो ये तुम पाओगे
कि बाय द टाइम ब्रिटिश केम एंड ज्वाइंड बाय द टाइम ब्रिटिश केम एंड बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया, उसके पहले तक जो है मराठा, हम भी अगर हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो पहला बाजीराव पेशवा से लेकर रघुनाथ राव पेशवा और सब जो मराठा लोग जो है, मराठा जो भी वॉरियर्स थे, वो मराठा वॉरियर्स ये दिल्ली तक और वो क्या कहते हैं अटक से कटक तक पहुंच चुके थे। उधर सिखों ने अपना साम्राज्य बना लिया था और हम जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक है वो पूरी तरह वीक हो चुके थे। तो इनफैक्ट भारत की सच में उस समय तक अगर ब्रिटिश नहीं आते तो हो सकता था कि मराठा पूरी तरह से पूरे भारत के शासक बन जाते। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमानों के हाथ से छीन करके भारत का राज्य लिया गया है, इसलिए ब्रिटिशों ने मुसलमानों को बड़ा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जो मानना है वो गलत है। और सावरकर जी इसी बात को लेकर के वो जो हिंदुत्व की आइडिया लेकर आते हैं, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सोच लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई देखो कि ये सिंधु सिंधु पर्यंता ये भारत भूमि जो है वो हिंदुत्व की भूमि है। इसमें हम चाहते कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो, हम चाहते कि यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज मिले, हम चाहते कि ये राष्ट्र कोई थियोक्रेटिक स्टेट ना बने, धर्म के आधार पर राष्ट्र का हम निर्माण नहीं चाहते हैं। पर हम चाहते कि बाकी मुसलमान, क्रिश्चियन और जो भी जो अहिंदू, उनकी हिंदू के प्रोजेक्ट में जो नहीं आते थे, वो सारे लोगों को अभी हम साथ में लेकर के राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन तुम साथ में आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो तुम्हारे सिवा हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते। वो प्रैक्टिकल सोच सावरकर जी जो है रखते हैं। तो मैंने एक तो फजलुल हक की बात कही, आगा खान की बात की, इस प्रकार के जो मुसलमानों की जो आतताई टेंडेंसीज थी, उस टेंडेंसीज के खिलाफ सावरकर जी अपने भावनाएं रखते थे, अपने विचार रखते थे और उसके वो बड़ी स्पष्टता से कहते थे। वो गोल मटोल शब्दों में वो बातें नहीं कहते। लेकिन एक उदाहरण कहा जाता था, जब वो रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट में हुआ करते थे या फिर रत्नागिरी में वो रहने लगे, तो वो मालवण नाम का एक जो जगह है कोंकण में, महाराष्ट्र में मालवण से वो रत्नागिरी की ओर जा रहे थे और वो बोट से प्रवास कर रहे थे। तो दोपहर को, क्योंकि समय ज्यादा लगता है बोट से जाने के लिए, तो वो दोपहर में खाना खाने के लिए वो जो डेक पर वहां पर जो भी सहकारी थे उन सब सहकारियों को साथ में बुला लिया। तो सभी धर्म, जाति और धर्म के सारे लोग वो चाहते थे कि साथ में आकर के वो खाना खाएं। तो वो सारे लोग ऊपर आते हैं और अपने अपने जो टिफिन बॉक्सेस है जो भी उन्होंने साथ में खाने के लिए ले आए थे, वो साथ में ले आते हैं, वो खाने लगते थे। तो बोट का जो टिकट चेकर है उसका नाम लाला था और वो मुस्लिम था। तो उसने सोचा कि मैं टिकट चेक कर लूं, लेकिन वो डेक पर जब जाकर देखता है तो वो सारे लोग खाना खा रहे हैं, तो वो रुकता है। सावरकर जी उसको बुलाते हैं, लाला आ जाओ भाई, खाना खाओ मेरे साथ। तो लाला थोड़ा सा हिचकिचाता है, ही इज हेजिटेंट टू गो एंड जॉइन देम, बट सावरकर जी इज इंसिस्टेंट। तो लाला इज ओवरवेल्म्ड एट दिस जेस्चर बाय सावरकर जी। उनकी उनका वो जो जेस्चर है उसको देखकर के सावरकर जी वो जो लाला है, सावरकर जी के इस जेस्चर को देख करके लाला जो है वो सदगदित हो जाता है। वो कहता है कि मैं मानता था कि तुम सारे मुसलमानों का खूब द्वेष करते होंगे, उनका गुस्सा करते होंगे। सावरकर जी उनके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहते हैं कि देखो लाला, मैं जिना जैसे आदताई या फजलुल हक जैसे या फिर आगा खान जैसे जो मुसलमान है वो कल्पनाएं लेकर चलते हैं कि हम हमारा डोमिनेंस इंडिया में बना के रखेंगे, उस प्रकार के मुसलमानों के खिलाफ हूं, तुम जैसे सज्जन मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। सो he was against radical Islamic forces in India. He was not at all against the moderate Islam in India. That one needs to understand in his idea of the concept of Hindutva. So, तो एक उनका ये जो है तो उनके हिंदुत्व में उन्होंने instead of religious and spiritual Hindutva, he focused on Hindutva, which is civilizational, political and cultural. And in all his speeches made from 1937 to 1948 as a president of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, he very categorically and very clearly talked about the idea of Hindutva. He also talked about the idea of idea of the nation, that India was going to be
after independence. So this is Hindutva. The last part, this was the second phase we talked about, which was based on his ideas of Hindutva or Hinduism, and the place for other minorities. The last part of his life is his critique of Hinduism. So उनकी critique of Hinduism की जब वो बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैंने पहले भी कहा है हमारे इस वीडियो लेक्चर के कि सावरकर जी सोशल रिफॉर्म्स के पक्षधर थे। वो जाति पाति को नहीं मानने वाले थे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले थे, किसी भी सुपरस्टिशन का कोई स्थान उनके जीवन में नहीं था। वो वैयक्तिक जीवन में वो स्पिरिचुअल थे, पर सामाजिक जीवन में वो एब्सोल्युटली रैशनलिस्ट थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले थे। और मैंने कहा है कि आ सिंधु पर्यंता इस जो सिंधु नदी और बाकी जो सप्त सिंधु की जो बात की है, बाकी 7 और नदियां इस भू प्रदेश में कश्मीर से लेकर मतलब वो सिंधु नदी से लेकर के हिंदी महासागर तक के अटक से लेकर के कटक तक आसाम कटक तक आसाम से सिंधु से आसाम तक योगी शिला से मानस, ये जो विस्तृत भूभाग जो भारत भूमि का भूभाग जिससे मानते थे, इसमें रहने वाले सारे लोग हिंदुत्व का हिस्सा है। उनमें एक यूनिटी की भावना होनी चाहिए, उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी, कोहेशन, एकता की भावना होनी चाहिए। इसके वो पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां है और अपने ही भाइयों को बहुत ही अमानवीय ढंग से जो उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है, वो इस प्रकार के हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियों के बड़े खिलाफ थे और उन्होंने रेवोल्यूशनरी ढंग से उनका विरोध भी किया है। मैंने कहा है तुम लोगों को कि और एक महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सप्त श्रृंखलाओं को तोड़ने की बात की है। सप्त श्रृंखलाएं, तो उसमें सप्त श्रृंखलाओं में मैं एक बार कहूंगा, तुम लोग क्लियरली याद करके रखना। सप्त श्रृंखलाओं में वेदोक्त बंदी मतलब जो वेदों का जो पठन है, वैदिक लिटरेचर जो है, वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही एक्सेस था, अन्य हिंदुओं को नहीं एक्सेस करना चाहिए। अन्य हिंदुओं में उसमें आज जो शुद्र अतिशुद्र आज के जिनको हम ओबीसी या एससी समुदाय के लोग कहते हैं, उन लोगों को भी इक्वल एक्सेस होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं, अगर वो ब्राह्मण बन सकते हैं, मंत्र पठन कर सकते हैं, अगर वो करना चाहे तो उनको वो करने की पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये वेदोक्त बंदी पहली जो सप्त श्रृंखलाओं में से पहली श्रृंखला। दूसरी जो बात कहते हैं कि व्यवसाय बंदी, जो हमने कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार का जो विभाजन था कामों का, और व्यवसाय सभी लोग सभी प्रकार का व्यवसाय चुन नहीं सकते थे। सावरकर जी का यह मानना था कि जो व्यक्ति अपना व्यवसाय अपनी क्षमता के अनुरूप जिस प्रकार से वो चुनना चाहता है, वो व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यवसाय किसी भी प्रकार की व्यवसाय बंदी उस पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी श्रृंखला जिसका विरोध वो करते हैं हिंदुओं में। तीसरी श्रृंखला जो है वो रोटी बंदी की, इंटरकास्ट डाइनिंग जो है वो नहीं होती है, या लोटाबंदी जिसकी पानी पीने को जो है लोगों को मनाही होती थी। तो इस प्रकार के तो वो है लोटाबंदी या रोटी बंदी, इसका खिलाफ भी वो करते हैं। ये तीसरी श्रृंखला है। चौथी श्रृंखला में बेटी बंदी जो इंटरकास्ट मैरिजेस है उस पर जो बैन था, सावरकर जी कहते हैं कि हिंदू समाज के अगर एकता, यूनिटी की भावना को अगर बढ़ाना है तो इस प्रकार की जो जाति पाति के आधार में और जाति में ही सिर्फ जो विवाह की परंपरा है उसको तोड़ना पड़ेगा और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये हुई चौथी बंदी। उन्होंने आगे कहा स्पर्श बंदी, जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो भाव था उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात वो करते हैं। उसके बाद में जो सिंधु बंदी है, सिंधु बंदी मतलब समुद्र उल्लंघन नहीं करना है, समुद्र के उस पार नहीं जाना है, दूसरे देश में नहीं जाना है, इस प्रकार की जो बंदी हिंदू समाज में एक वो कल्पना लाई गई थी, उसका उन्होंने बड़ी स्पष्टता से विरोध किया। साथ ही में जो शुद्धि बंदी, जो किसी ना किसी कारणों के कारण हिंदू धर्म को छोड़ करके जो मुसलमान हो